हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओहूस टहलिया वांगशन फैन फिक्शन। मैं आपकी ऑथर एंड नरेटर वर्ब वॉलेट। अगर आप लोगों को मेरी नॉवेल्स पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का चैप्टर कैसा लगा। तो चलिए अपने नॉवल को शुरू करते हैं जिसका नाम है द डिस्ट्रॉयर लाइफ ऑफ डार्कनेस, चैप्टर 24, पार्ट 2, द मदर ऑफ अर्थ। नहीं नहीं, मैं कभी नहीं माफ करूंगा। डिस्ट्रॉयर आप एक हार्टलेस पर्सन हैं जिसने खुद के ही मेट को मरने दिया। आप किसी नहीं और ना ही किसी से कभी प्यार कर सकते हैं। आपको बस दूसरों की जिंदगियां लेना आता है। आप किसी की भी बचा नहीं सकते को सवाल नहीं और नहीं किसी के इमोशंस समझ आप बस हर चीज तबाह कर सकते हैं। तो डिस्ट्रॉयर मुझे मार क्योंकि मैं आपसे प्यार मरना मुझे मंजूर नहीं। आपसे प्यार करना आप मुझे आपको अपने प्यार में कदर हम जिससे प्यार करते हैं उसके दर्द से भी आपको ये कभी महसूस नहीं क्योंकि आप इमोशनलेस। मैं आपको माफ कर और आपसे प्यार करने की कोशिश भी। पर मेरा सवाल कि अगर आपको पता होता कि मैं आपका मेट हूँ और आप प्यार नहीं करते तो क्या आप मुझे मार देते? नहीं बीइंग, नहीं, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। ये कहकर डिस्ट्रॉयर लान वांगजी ने अपनी आंखें खोली जिनके ऊपर वो बारिश की बूंदें गिर रही थी और वो पूरे भीग चुके थे। ये कुछ लफ्ज़ थे जो डिस्ट्रॉयर लान वांगजी के कानों में सुनाई दे रही थी लाइफ की, और उनके सीने में बहुत दर्द हो रहा था। इतना तेज दर्द हो रहा था कि वो उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जो आंसू बारिश के बूंदों में घुल जा रहे थे। पर वो आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। डिस्ट्रॉयर लान वांगजी धड़ाम से अपने घुटनों के बल बैठ गए और उन्होंने अपने दोनों हाथों को उस जमीन पर रख लिया और उन्होंने रोते हुए कहा, नहीं बिंग, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, कभी भी नहीं मानता हूँ, गलती हो गई, गलती नहीं, गुनाह हुआ है। अपने मेट को ठुकरा कर मैंने गलती की है, गुनाह किए, पर बिंग इतनी बड़ी सजा मत दो कि बिंग मैं सह नहीं पाऊँ। I love you so much। मर जाऊंगा बिंग, मर जाऊंगा अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया, मर जाऊंगा अगर तुमने मुझे खुद से दूर भी किया तो। तुम बिंग क्या मुझसे इतनी नफरत करने लगी हो कि तुम मरने के लिए तैयार हो, पर मुझे अपनाने के लिए नहीं? क्यों बिंग? एक मौका चाहिए मुझे, बस एक मौका। I swear बिंग, I swear कभी भी तुम्हारे आंखों में आंसू को नहीं आने दूंगा। प्लीज बिंग, मुझे माफ कर दो। तुम चाहते हो मैं तुमसे दूर रहूं, पर नहीं रह सकता मैं। इस बार मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता क्योंकि बिंग मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता बिंग। तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ बिंग, तुमसे बहुत प्यार। तुम कितना भी मुझे दूर करने की कोशिश करो, ठुकराओ मुझे, पर मैं तुम्हें फंसाऊंगा क्योंकि इस बार मैं अपनी गलती दोहराना नहीं चाहता बिंग। ये कहकर डिस्ट्रॉयर ने अपनी आंखें खोली और उन्होंने उस आसमान की तरफ देखा और लाइफ का नाम पुकारा, विंग। रात के भारी बारिश के बाद सुबह हो चुकी थी और सुबह के 8 बज रहे थे। इसी वजह से वो अलार्म क्लॉक 8 बजे का इंडिकेट कर रही थी, जिस अलार्म क्लॉक की वजह से विंग की नींद खुल गई थी और विंग डर कर उठकर बैठ गया था अपने बेड से और उसके कानों में अभी भी वही अलार्म क्लॉक की टिक 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 की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो बता रही थी कि अगर तुम मुझे बंद नहीं करोगे मैं ऐसे ही
तुम्हारे कानों में बजूंगी। इसलिए विंग ने गुस्से में अपने बालों को नोचा और कहा, मॉम, मैंने कहा है अलार्म क्लॉक मेरे कान के नीचे मत रखा करो, आप दूसरे तरीके से मुझे उठा सकते हो। ये अलार्म क्लॉक बजे जा रहा है। ये कहकर विंग ने एक तकिया उठाया और उस तकिए से उस अलार्म क्लॉक के ऊपर दे मारा, जिससे वो अलार्म क्लॉक उस टेबल से जमीन पर गिरकर बंद हो गया। पर उसने बंद होने से पहले कहा, गुड मॉर्निंग। विंग ने कहा, अब मैं सोऊंगा। ये कहकर विंग वापस सोने की तैयारी करने लगा और वो अपने ब्लैंकेट को ओढ़ दोबारा सो गया। और उसने कहा, एक सेकंड, टाइम क्या हुआ, टाइम क्या हुआ, टाइम क्या हुआ है? ये कहकर विंग घड़ी को तो ढूंढने लगा था, पर घड़ी तो जमीन में पड़ी हुई थी। विंग ने कहा, वो अलार्म क्लॉक कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? ये कहते हुए विंग इधर उधर ढूंढने लगा। तो उसे याद आया, हाँ, मैंने क्या मारा था। फिर विंग ने उस अलार्म क्लॉक को उठाया जमीन से और उस पर टाइम देखा। लेटे लेटे ही 8 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं, थोड़ा सा और सो जाता हूँ। ये कहकर विंग सोने की तैयारी करने लगा था। उसने कहा, बहुत टाइम है, नहीं, बहुत टाइम नहीं है, 10 बजे से उस बुट्टे का क्लास है। ओह माय गॉड, वो बुट्टा मुझे मार डालेगा। ये कहकर विंग ने उस ब्लैंकेट को फेंक दिया था अपने ऊपर से और वो वॉशरूम की तरफ जाने लगा। एक सेकंड, मेरा वॉशरूम कहाँ गया? मेरा वॉशरूम किस जगह शिफ्ट हो गई क्या, या मैं कहीं और आ गया हूँ? ये कौन सी जगह है? ये कहकर विंग अपनी नींद भरी आंखों से इधर उधर देखने लगा कि वो किस जगह आ गया है। शायद विंग की आंखों में नींद था, इसी वजह से उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। विंग ने इधर उधर देखते हुए कहा, अच्छा, ये तो मॉम डैड का कमरा है ना, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मुझे याद आया, मैं तो रात को डर गया था ना, इसी वजह से तो मॉम डैड ने मुझे अपने कमरे में सुलाया था। विंग, तुम्हारा दिमाग सुबह सुबह काम नहीं करता है। और सुबह सुबह इस बुट्टे का क्लास क्यों होता है? किसी और टीचर का क्लास नहीं हो सकता था क्या? ये बुट्टा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सुबह सुबह इसी का मनहूस चेहरा मुझे देखने को मिलता है। मुझे क्लास नहीं जाना, मुझे इसके क्लास में नहीं जाना, मुझे कॉलेज ही नहीं जाना। पर आज बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है, सभी सीनियर और जूनियर की कंबाइंड क्लास है। पक। ये कहते ही विंग मैडम यू के कमरे में से दौड़कर अपने कमरे में गया और जल्दी से अपने रूम के डोर को बंद किया धड़ाम से। नीचे जियांग फैमियांग मैडम यू नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, लगता है। विंग उठ गया। मैडम यू ने कहा, लगता तो है, पर लगता है घड़ी टूट गई होगी। जियांग फैमियांग ने कहा, उसे अलार्म पसंद नहीं। मैडम यू ने कहा, वो उड़ता कहाँ है? जियांग फैमियांग ने कहा, मेरे 2 बच्चों को छोड़ दो यू। मैडम यू ने कहा, बिल्कुल नहीं फैमियांग, उन दोनों की सफाई तुम मुझे देने अब मत बैठ जाना। और खबरदार जियांग फैमियांग। ये कहकर मैडम यू अपने चेयर से उठी और उन्होंने अपने हाथों में उस बटर नाइफ को लिया और जियांग फैमियांग की तरफ करते हुए कहा, खबरदार फैमियांग, अगर तुमने विंग से इसके बारे में कुछ कहा भी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए जंक्शा और यानी कि पनिशमेंट के बारे में, समझ गए ना? ये कहकर मैडम यू ने उस नाइफ को जियांग फैमियांग की तरफ और बढ़ा दिया था। जियांग फैमियांग ने अपने टोस्ट को अपने मुंह में रखते हुए कहा, यू, मैं नहीं कहने वाला, देखो मैं तो टोस्ट खा रहा हूँ। यू, तुम मेरे पर भरोसा कर सकती हो। मैडम यू ने बैठते हुए उस नाइफ को रखते हुए टेबल पर कहा, ठीक है, तो भरोसा कर रही हूँ। अगर तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा ना फैमियांग, अगली बार घर से मैं तुम्हें निकालूंगी, समझ गए? जियांग फैमियांग ने अपनी कॉफी को पीते हुए कहा, ये कर भी सही है, बेचारे मेरे 2 बच्चों का क्या होगा? मैडम यू ने जंक्शा और यालनी को घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि उनकी कॉलेज से कंप्लेन आई थी फाइट की। इसी वजह से मैडम यू का पारा चढ़ गया था। वैसे भी उन्होंने जंक्शा यालनी को वार्न किया था, अगर तुम्हारी एक और बार कॉलेज से कंप्लेन आई ना कि तुमने कॉलेज में फाइट की है तो तुम दोनों को मैं घर से बाहर निकाल दूंगी। इसी वजह से मैडम यू ने जंक्शा यालनी को घर से बाहर निकाल दिया और जियांग फैमियांग को धमकी दी है कि अगर तुमने विंग को बताया ना तो मैं तुम्हें भी घर से बाहर निकाल दूंगी, क्योंकि विंग के आगे मैडम यू की चलती कहाँ है। और मैडम यू ने विंग से ये बहाना मारा है कि जंक्शा यालनी तो अपने फ्रेंड के यहाँ कुछ दिन रहने वाले हैं और वो वहीं से कॉलेज भी अटेंड करेंगे। विंग ने पूछा भी था, क्यों? पर ऐसा क्यों? वो अपने फ्रेंड के घर से कॉलेज अटेंड क्यों करेंगे? घर से भी तो अटेंड कर सकते हैं ना, जैसे अब तक करते आ रहे हैं। इस पे मैडम यू ने कहा था कि उनका मन है, उन्हें एंजॉय करना है कुछ दिन अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि कॉलेज खत्म होने के बाद तो उन्हें बिजनेस ज्वाइन करना है, तो उसके बाद उन्हें ये चांस नहीं मिलेगा। विंग भी बेचारा बहुत इनोसेंट है, वो इस झांसे में आ गया मैडम यू के और वो मान गया। उसे तो पता ही नहीं उसके सिचे और काका को उसकी मॉम ने लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया। यहाँ विंग जैसे ही अपने कमरे में गया और उसने कमरे का दरवाजा बंद किया तो उसने कहा, और फिर उसकी आंखें बंद हो गई। वो अपने आंखें बंद कर
उस फेरोमोन्स को इनहेल कर रहा था, बहुत लंबी लंबी सांसें लेकर, क्योंकि ये फेरोमोन्स उसे अपनी तरफ खींच रहे थे और विंग खींचा जा रहा था उन फेरोमोन्स की तरफ जो उस बेड से आ रही थी। विंग अपने बेड के पास गया और वो अपने बेड पर लेट गया अपने पैरों को सिकोड़ कर, और वो उस ब्लैंकेट में से उन फेरोमोन्स को इनहेल करने की कोशिश कर रहा था। वो फीड हो रहे फेरोमोन्स वो और भी अपने अंदर उतारना चाहता था, और जब विंग ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें सिल्वर ग्रे हो गई थी। कितनी भी कोशिश कर लो, विंग है तो डिस्ट्रॉयर का ओमेगा ही ना। ये फेरोमोन्स उसे अपनी तरफ खींचते हैं, उसे जैसे एडिक्ट बनाते हैं खुद के लिए, जिसे विंग हर बार मनहोश हो जाता है, जैसे विंग का ओमेगा ही नहीं, विंग भी हो जाता है, जैसे ना चाहते हुए भी विंग का ओमेगा आज खुद को रोक नहीं पा रहा है उस अल्फा के फेरोमोन्स को इनहेल करने के लिए, जिस अल्फा को तो उसने खुद ही दूर कर दिया, पर वो उसके फेरोमोन्स को अब इनहेल करना चाहता है, अपने अंदर उतार लेना चाहता है, अपने रग रग में बसा लेना चाहता है। क्या करे, वो फेरोमोन्स है इतने खूबसूरत, इसीलिए तो उसने उस चादरों को अपने हाथों में कसकर पकड़ रखा है, और उसकी पकड़ इतनी तेज से उस चादरों पर की, उन चादरों पर सिकुड़न तक आ चुकी थी, पर उन चादरों से विंग अपना चेहरा नहीं हटा रहा था, क्योंकि वो उन फेरोमोन्स को इनहेल कर रहा था। विंग उसी जगह को बार बार इनहेल किए जा रहा था जिस जगह डिस्ट्रॉयर बैठे थे विंग के पास। ये मैं क्या कर रहा हूँ? विंग के ओमेगा ने ये कहा, और उसने कहा, बेफुशान, ये तुम क्या कर रहे हो? बंद करो उस अल्फा के फेरोमोन्स को इनहेल करना बंद करो। मैंने कहा था तुमसे तुम मुझसे दूर रहो। विंग ने कहा, नहीं, मैं नहीं रह सकता, ये फेरोमोन्स मुझे खींच रहे हैं, मुझे चाहिए, ये फेरोमोन्स मुझे चाहिए। I want him। ये कहकर विंग ने एक और बार डीप इनहेल किया उन फेरोमोन्स को उन चादरों से। विंग उन चादरों पर जैसे वांगजी की खुशबू सूंघने की कोशिश कर रहा था, उस खुशबू को अपने अंदर ताना चाहता था, पाना चाहता था, पर वो खुशबू अब फेड हो रहे हैं, क्योंकि वो शख्स तो जा चुका है ना इस जगह से। इसी वजह से विंग को वो फेरोमोन्स बहुत धीमे धीमे आ रही थी। इसी वजह से विंग ने उस चादरों को अपने हाथ में लिया और उसको लेटे ही अपने ऊपर ओढ़ लिया, जिससे अब बस विंग का सिर ही दिखाई दे रहा था, क्योंकि विंग ने तो उस चादर को पूरे तरीके से अपने ऊपर लपेट लिया था। विंग उस वक्त पूरा कपूर लग रहा था। शायद विंग ने ऐसा कर वो इस खुशबू को अपने अंदर बसा लेना चाहता था, इसी वजह से उसने उस खुशबू को ओढ़ ही लिया। विंग को ओमेगा चिल्लाता रह गया, पर विंग ने नहीं सुना। वो उस खुशबू को महसूस करने लगा और उसने अपनी आंखें दोबारा बंद कर ली। आंखें बंद करने से ही उसे वांगजी की वो आंखें दिखाई दी जो उसे ही देख रहा था, जिसने उसे अपने गोद में ले रखा था। वो वही मोमेंट्स विंग याद करने लगा था जब वांगजी ने विंग को ब्राइडल हेयर में उठाया था। विंग कितना भी मना करे, विंग कितना भी वांगजी से लड़े, विंग वांगजी से अट्रैक्ट हो रहा है। नहीं, ये अट्रैक्शन नहीं है। विंग को धीरे धीरे वांगजी से प्यार हो रहा है, धीरे धीरे से ही, पर हो तो रहा है ना। इसीलिए शायद विंग को वांगजी के वो टच फील हो रहा था अपने ऊपर, जिस तरह वांगजी ने विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठाया था और वो उसकी तरफ देख रहा था, और विंग ने वांगजी के चिक्स पर एक किस किया था। तब उसने वांगजी के इन स्ट्रॉन्ग फेरोमोन्स को इनहेल किया था जो उसे मदहोश कर रहे थे। वांगजी का वो खूबसूरत सा चेहरा जो हमेशा ही उसे देखता है, उसकी आंखें जो उसे हमेशा देखती हैं और किसी को नहीं। ये सोचते ही विंग ब्लश करने लगा था। उसने कहा अपने फेस को छुपाते हुए, वांगजी, मेरे इतने करीब मत आओ कि मैं खुद को ही भूल जाऊं। तुम्हारे फेरोमोन्स, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम यहाँ थे, ऐसा क्यों है? ये कहकर विंग ने उन फेरोमोन्स को दोबारा इनहेल किया और वो उसमें जैसे डूब सा गया। विंग के आंखें जैसे ऐसी लग रही थी जैसे वो नशे में था, अपने अल्फा के फेरोमोन्स के नशे में था। माना कि विंग का ओमेगा विंग को रोक रहा था, पर वो कब तक विंग को रोक पाता वांगजी से प्यार न करने के लिए? वो तो खुद भी डिस्ट्रॉयर से प्यार करता है ना, भले ही वो कितना भी भागे,
पर वो करता है। विंग से भी पहले वो वांग जी से प्यार करने लगा था। कैसे नहीं करता? आखिर वो शख्स उसका अल्फा जो था, ना चाहते हुए भी उसे उस अल्फा से प्यार हो गया। और जितना ही विंग के ओमेगा ने वांग जी से प्यार किया ना, उतना ही वांग जी से वो गुस्सा भी है। इसीलिए शायद विंग के ओमेगा के आंखों से एक बूंद आंसू भी गिर गए, जो विंग के आंखों से देखी जा सकती थी गिरते हुए, जो विंग ने अपनी आंखें बंद की थी। विंग के ओमेगा ने कहा, क्या कर दिया है डिस्ट्रॉयर आपने? क्या कर दिया है आपने? विंग को खुद से प्यार करने के लिए मजबूर कर दिया है। आपको इसे नहीं करना चाहिए था। He is innocent। मैं आपकी खुदगर्जी सह सकता हूँ। अरे मैं तो आपकी ठुकराहट को भी सह सकता हूँ, पर विंग वो नहीं सह पाएगा। ये आपको नहीं करना चाहिए। आपने एक इनोसेंट के दिल में प्यार जगा दिया है खुद के लिए, जो प्यार आपके लिए कभी मायने ही नहीं रखता, वो प्यार आपने जगा दिया है। कुछ देर बाद विंग को देखा जा सकता था एक सड़क पर, जिस सड़क पर विंग अपनी साइकिल को चला रहा था हंसते हुए, क्योंकि आज का मौसम बहुत खूबसूरत है। माना कि आज सूरज नहीं निकला है, पर रात के भारी बारिश के बाद तो पूरी जगह पानी ही पानी है। और विंग की जब जब साइकिल चलती है, उस पानी की बौछार हर जगह फैल जाती है, जो देखकर विंग के फेस पर स्माइल लगे, क्योंकि आसमान में वो देख सकता था ना, रेनबो निकला था। वो 7 कलर्स वाले रेनबोज, जिसे देखकर विंग के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल है। वो कितना खूबसूरत लग रहा था उस वक्त हंसते हुए। ये लोग ही बस नहीं देख रहे थे, शायद ये नेचर भी देख रहा था अपनी मदर का हंसता वो चेहरा। इसीलिए शायद नेचर ने भी अपने मदर को और भी खुशी देने के लिए, उस मुस्कुराहट को और भी देखने के लिए, विंग के ऊपर से जो गुजर रहे चेरी ब्लॉसम्स के फूल थे, वो ब्लूम होकर विंग के ऊपर बिखर जा रहे थे। जिन पिंक फ्लावर्स को देखकर विंग के चेहरे पर और भी ज्यादा स्माइल आ जा रही थी, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। पर विंग रुक नहीं सकता था, उसे लेट हो रहा है जो, वरना तो विंग यही अपना अड्डा जमा ले और वो उन फ्लावर्स को इकट्ठा कर कर उन्हीं के साथ खेलने लगे। नेचर ये चाहती थी, पर विंग के पास टाइम नहीं था शायद, इसीलिए विंग अपनी साइकिल को बहुत स्पीड में चला रहा था। पर जैसे जैसे विंग की साइकिल की स्पीड बढ़ती जा रही थी, शायद उन चेरी ब्लॉसम्स के फूल भी थे उसी दुगनी तेजी के साथ विंग के ऊपर गिरे जा रहे थे। लाइफ जो है वो इसीलिए, पर शायद विंग का पीछा कोई कर रहा था। गार्डियन एंजल का वो पंख विंग का पीछा कर रहा था, जो चेरी ब्लॉसम्स के फूलों की तरह ही विंग के ऊपर जाके गिर गया, और फिर वो सरकता हुआ विंग के कॉलेज बैग के ऊपर गिर गया, उस चेरी ब्लॉसम फूल के बगल में। वैसे शायद बस गार्डियन एंजल का वो पंख ही विंग का पीछा नहीं कर रहा था, हमेशा की तरह डिस्ट्रॉयर का वो ब्लू बटरफ्लाई भी विंग का पीछा कर रहा था, और वो उड़ता हुआ विंग के ऊपर मंडरा रहा था, जिससे शायद अभी तक विंग ने देखा नहीं। इसीलिए शायद उस बटरफ्लाई ने अपने एक्सप्रेशंस जताने के लिए विंग के ऊपर इधर उधर मंडरा रहा था, पर विंग था कि देख ही नहीं रहा था उन चेरी ब्लॉसम्स फ्लावर्स के सामने उस बटरफ्लाई को, जैसे उस बटरफ्लाई को गुस्सा आ रहा था, शायद क्योंकि मदर ऑफ अर्थ उसे नहीं देख रही, वो इन फ्लावर्स को देख रही है। सच में ये सुबह बहुत खूबसूरत हुई है, या फिर ये सुबह खूबसूरत है मदर ऑफ अर्थ की वजह से। पर वो रात कितनी भारी बारिश हुई थी कि कई पेड़ की जो जड़ें थे वो बाहर आ गई थी, और वो पेड़ जो थे जमीन पर गिर चुके थे। कुछ पेड़ जो थे आधे टूटे थे, जो किसी भी वक्त जमीन पर उस सड़क पर गिर सकते थे। इसी वजह से कोई भी पर्सन उस जगह से आ जा नहीं रहा था। पर एक ओमेगा जो थी, वो अपनी बेटी को लेकर, जो छोटी सी थी, उसने 2 पोनी टेल्स बना रखे थे, वो उसका हाथ पकड़कर उधरी से जा रही थी। उसकी बेटी ने कहा, मम्मा चलो जल्दी। उस ओमेगा ने कहा, नहीं रुको, हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। उसने उस पेड़ को देखा जो किसी भी वक्त गिर सकता था। उस ओमेगा ने कहा, नहीं हम यहाँ से नहीं जाएंगे, ये पेड़ गिर जाएगा, चलो यहाँ से, लगता है हमें लंबा रास्ता पकड़ना पड़ेगा। ये कहकर वो ओमेगा वापस पलटकर वहाँ से जाने लगी। उसकी बेटी वो देख रही थी उस पेड़ को जो किसी भी वक्त गिर सकता था,
उस पेड़ के जो फ्लावर्स थे वो चेरी ब्लॉसम्स के थे, पर वो फ्लावर्स मुरझा गए थे, जैसे उन फ्लावर्स में कोई जान ही नहीं थी। पर उसने देखा कि अचानक से एक ओमेगा आया साइकिल से। उसकी साइकिल की स्पीड बहुत तेज थी और उसके ऊपर धीरे धीरे करके जो चेरी ब्लॉसम्स के फ्लावर्स थे वो खिलकर उसके ऊपर बिखर जा रहे थे जैसे जैसे वो जा रहा था। ये देखकर उस लिटिल ओमेगा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने कहा वाओ। फिर उस ओमेगा ने देखा वो बाइसिकल वाला पर्सन उसी पेड़ के नीचे से गुजरा जो पेड़ किसी भी वक्त टूट के गिर सकता था। जैसे ही वो पर्सन गुजरा वो पेड़ तुरंत जुड़ गया था और वो चेरी ब्लॉसम्स के फ्लावर्स खिलकर उस ओमेगा के ऊपर बिखर गए। यही देखकर वो लिटिल ओमेगा शॉक। उसने कहा मम्मा मम्मा वो देखो वो पेड़। उस ओमेगा की माँ ने कहा क्या हुआ? ये कहकर उस ओमेगा ने वहां देखा जहां उसकी बेटी ने पॉइंट किया है उस पेड़ की तरफ। उस ओमेगा ने कहा ये पेड़ तो टूट गया था ना, ये जुड़ा कैसे? उस लिटिल ओमेगा ने कहा वो देखो उसकी वजह से। पर जब तक उस लिटिल ओमेगा की मॉम जो थी उस पर्सन को देखती, वो पर्सन तो वहां से जा चुका था ना। वो पर्सन विंग था जिस पर्सन को उस लिटिल ओमेगा ने देखा था। उस लिटिल ओमेगा ने कहा मम्मा वो बहुत ब्यूटीफुल था, बिल्कुल एंजल की तरह। उस लिटिल ओमेगा के मॉम ने कहा पर वो था कौन? उस लिटिल ओमेगा को लगता है उसने किसी एंजल को देखा, पर शायद नहीं, उसने एंजल को नहीं खुद गॉडेस लाइफ को देखा, जिसकी वजह से हर एक मरती चीज में जान आ जाती थी। डिस्ट्रॉयर सभी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पर लाइफ जो है हर चीज को लाइफ दे सकती है, चाहे वो इंसान हो या बेजुबान पेड़ ही क्यों ना हो। डिस्ट्रॉयर एक काली रात की तरह है और लाइफ एक खूबसूरत सुबह की तरह है जो हर तरफ रोशनी बिखेर देती है। ये दो पर्सन एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है पर एक दूसरे के मेट है। पता नहीं कैसे डेस्टिनी ने इन दोनों को एक दूसरे का मेट बना दिया जो कभी एक पास नहीं आ सकते, क्योंकि एक काली रात और एक खूबसूरत सी सुबह कभी एक पास नहीं आ सकती। विंग अपने कॉलेज में पहुंच चुका था पर वो गेट के पास पहुंचा ही था कि उसने देखा कि जो गार्ड्स है वो कॉलेज के गेट्स को बंद कर रहे हैं। विंग ने अपनी जल्दी जल्दी साइकिल को आगे बढ़ाया और उसने कहा रुको रुको रुको, मैं हूँ। उन गार्ड्स ने विंग की तरफ देखा जो बहुत तेजी से साइकिल को चला के उनकी तरफ आ रहा था। विंग ने सट से करके ब्रेक लगाया। उस गार्ड ने कहा हे बच्चे संभाल के, अभी तो गिर जाते। विंग ने कहा प्लीज गेट खोल दो प्लीज। उस गार्ड ने कहा विंग तुम फिर से लेट हो। दूसरे गार्ड ने कहा है क्या तुम इसे जानते हो? उस गार्ड ने कहा हाँ मैं जानता हूँ, तुम आज पहली बार आए हो ना, इसी वजह से तुम इसे नहीं जानते। ये जियांग्स का हायर है जो हमेशा लेट होता है। विंग ने कहा अंकल प्लीज ना मुझे जाने दो, मैं थोड़ा सा ही तो लेट हूँ। उस गार्ड ने कहा विंग तुम एडना हाई में हो, तुम जानते हो ना थोड़ा सा लेट होने पर लोग रस्टिकेट हो जाते हो और तुम हमेशा लेट करते हो। किसी दिन हेडमास्टर को पता चला ना कि मैं तुम्हें लेट होने पर भी कॉलेज में घुसाता हूँ ना, एंट्री देने देता हूँ ना, तो मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। विंग ने कहा लास्ट बार अंकल प्लीज जाने दो, आपको पता है ना उसे बुढ़े का। उस गार्ड ने कहा विंग का ओ सॉरी मतलब हेडमास्टर का ही, प्रिंसिपल का ही, क्लास से फर्स्ट प्लीज जाने दो ना प्लीज। दूसरे गार्ड ने कहा इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मेरी नौकरी खतरे में नहीं आनी चाहिए। उस गार्ड ने कहा लगता है इस बार भी मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी, जाओ। अच्छा ये कहकर उस गार्ड ने गेट खोल दिया और फिर विंग जल्दी से उस गेट के अंदर चल गया और उस गार्ड ने दोबारा दरवाजा बंद कर दिया। विंग ने पीछे मुड़कर कहा थैंक यू अंकल। ये कहकर विंग वहां से चला गया। विंग के वहां से जाते ही एक बच्चा आया। उसने कहा अंकल गेट खोलो ना, मैं थोड़ा सा लेट हो गया अंकल मुझे जाने दो प्लीज अंकल, मेरी फर्स्ट क्लास है, मैं मिस कर जाऊंगा, अंकल मुझे जाने दो। उस गार्ड ने कहा बिल्कुल भी नहीं, ये एडना हाई है, वो 11 स्कूल थोड़ी ना जो मैं तुम्हें जाने दूँ, बाहर रहो। हेडमास्टर ने मना किया टाइम के बाद कोई भी स्टूडेंट है उसे एंट्री नहीं मिल सकती। दूसरे गार्ड ने कहा हे अभी तो तुमने उस बच्चे को जाने दिया था। उस गार्ड ने कहा वो जियांग्स का हायर है। दूसरे गार्ड ने कहा तो इससे क्या मतलब, यहाँ तो सभी अमीर बाप के बच्चे ही पढ़ते हैं, तो तुमने उसी को क्यों जाने दिया, ये भी तो अमीर बाप का बच्चा ही है ना, तो तुम इसे क्यों नहीं जाने दे रहे हो, तुम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। उस गार्ड ने कहा ऐसा नहीं है, जियांग्स के बारे में लगता है तुम जानते नहीं हो। जियांग्स इस पूरी चाइना में नंबर 1 बिजनेसमैन में आते हैं। अगर मैंने उनके बेटे को जरा भी नाराज किया ना
चाइना से मैं कहाँ गायब हो जाऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। मेरी फैमिली रोड पे आ जाएगी। इससे पहले एक गार्ड के साथ ऐसा हो चुका है। माना कि जियांग फैमियांग और मैडम यू अपने बच्चों को बहुत स्ट्रिक्टली रखते हैं, पर वो अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा ही पॉसेसिव है, क्योंकि वो नंबर 1 बिजनेसमैन के बच्चे हैं, तो उनके ऊपर खतरा तो हो ही सकता है ना, बिजनेस ट्रैवल्स हो सकते हैं। इसी वजह से हर वक्त जियांग फैमियांग के गार्ड्स जो हैं जंगशा रियाली और विंग का पीछा करते हुए फिरते हैं, खासकर विंग का, क्योंकि वो एक ओमेगा है और उन सबका सबसे प्रेशियस चाइल्ड है। वो गार्ड्स जो है हमेशा जंगशा रियाली और विंग के ऊपर नजर रखते हैं, पर हर चीज की खबर पहले जियांग फैमियांग को होती है, उसके बाद मैडम यू को जाती है, क्योंकि उनके 2 बच्चे कुछ ज्यादा ही शैतान हैं। अगर मैडम यू को पहले ही खबर मिल जाए तो मैडम यू तो इन दोनों की ही टांगे तोड़ दे, क्योंकि वो ऐसा काम ही करते हैं। मैडम यू का पारा ही हाई हो जाती है, इसमें मैडम यू की कोई गलती नहीं है, जंगशा रियाली की गलती है। इसीलिए तो जंगशा रियाली की गलतियों को जियांग फैमियांग छुपाते हुए फिरते हैं मैडम यू से। दूसरी तरफ विंग अपने बैग को लिए पूरे कॉलेज में दौड़ रहा था अपने क्लास की तरफ। उसके अगल बगल कोई भी स्टूडेंट नहीं थे, क्योंकि 10 से ऊपर हो चुके हैं, 10:15 हो रहा है और विंग लेट है। बाकी सब बच्चे लेट नहीं है, इसी वजह से सब बच्चे अपने क्लास में से हैं। जैसे जैसे विंग अपने क्लास की तरफ जा रहा है, वैसे वैसे जितने भी क्लास आ रही है सभी बच्चे विंग को दौड़ते हुए देख सकते थे। एक बच्चे ने कहा, जो शायद सीनियर क्लास का था, लगता है ये ओमेगा लेट है। दूसरे ओमेगा ने कहा विंग को खिड़की से देखते हुए, लगता है बहुत ज़्यादा ही लेट है, अब तो टीचर इसे एंट्री ही नहीं देंगे। और यहाँ विंग अपने क्लास में पहुंचा, उसे देखा लान कुरैन तो क्लास में है ही नहीं। विंग दौड़ता हुआ गया और अपने सीट पर बैठ गया। उसने कहा, हुसैन ने पीछे से विंग को मारते हुए कहा, विंग तुम लेट हो। विंग ने पीछे मुड़कर हुसैन को देखा और कहा, हुसैन मारना बंद करो, मुझे साथ में रहने दो, मुझे पता है यार मैं लेट हूँ। और यहाँ विंग को सभी घूर घूर कर देख रहे थे, क्योंकि विंग ही था उस क्लास में लास्ट आने वाला और लेट आने वाला। इसी वजह से सीनियर्स के साथ साथ उसके क्लासमेट्स भी उसे देख रहे थे, क्योंकि ये कंबाइंड क्लास चलने वाला है और ये एक बहुत बड़ा क्लास है जिसमें सभी को ही रोल नंबर के हिसाब से बैठना था। इसीलिए तो विंग की सीट खाली थी और विंग के बगल वाली भी सीट खाली थी। इसी वजह से विंग हुसैन के जस्ट आगे बैठ गया। आगे इस क्लास में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट और थर्ड ईयर के भी स्टूडेंट हैं, जिनकी क्लास एक साथ होने वाली है। इसीलिए तो थर्ड ईयर्स के कुछ स्टूडेंट हैं जिनकी नज़र कब से विंग के ऊपर है, जब से विंग यहाँ पर आया है और उन सभी के हाथ शेक कर रहे हैं। मैंने कहा, विंग लाइफ है ना? वंचिंग ने कहा, मुझसे मत पूछो, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मेरा ब्यूटी लाइफ है। मैंने कहा, हाँ। वंचिंग ने कहा, पर मैं नहीं मानती, मैं ऐसे कैसे मानूं? विंग कहाँ से लाइफ लगता है, मतलब कौन एंगल से गॉडेस लगता है? वो कितना क्यूट है। विंग नहीं हो सकता। हम दोनों के कान बज रहे थे। मैंने घूर कर वंचिंग को देखा और उसके पैर पर पैर मारते हुए कहा, हाँ एक साथ हम दोनों के कान बज रहे थे ना? और क्या, कान के साथ आंखें भी बज रही थी, जो मैं दिखाई भी दे रहा था। वंचिंग ने कहा, आउच आउच आउच। मैम या लुकस ने कहा उन दोनों के बीच में मुंडी घुसाते हुए, तुम दोनों में इतनी फ्रेंडशिप कब से हो गई कि तुम दोनों कब से खुशबू आपस में बात किए जा रही हो? हम यहाँ हैं और मैम या तुम ट्रैवल टीम से बात कर रही हो। ये सुनकर मैंने लुकस के फेस पर हाथ रखा और उसे दूर करते हुए कहा, शट अप लुकस। ये सुनकर जेनी ने पीछे देखा तो मैम वेंचिंग के हाथ शेक कर रहे थे। वो दिखा तो रही थी वो सब स्ट्रॉन्ग है, पर वो सब डर गए थे लिटरली, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन दोनों की हालत को जेनी ने मुस्कुरा कर देखते हुए कहा, लगता है बच्चे डर गए हैं। ये कहकर जेनी ने विंग को देखा। विंग ने कहा, हुसैन माना कि मैं लेट हूँ, पर ये माशा कुरैन कहाँ है? वो तो हमेशा टाइम से पहले आ जाते हैं और लेक्चर झाड़ते रहते हैं, इस वक्त वो है कहाँ? हुसैन ने कहा, मुझे भी नहीं पता। वैसे भी कॉलेज ग्रुप में प्रोफेसर लैंसजेन का मैसेज आया था कि प्रिंसिपल लैन कुरैन आज 10 बजे से क्लास लेंगे, पर वो है ही नहीं। सर क्या कर रहे हैं सर? आपको जाना चाहिए, देखिए 10:30 बजने वाले हैं सर, आप क्लास कब लेंगे? प्रिंसिपल के ऑफिस में लैंसजेन प्रिंसिपल लैन कुरैन से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे। प्रिंसिपल लैन कुरैन ने कहा, सजैन मैं नहीं जाऊंगा, मैं क्लास नहीं लेने वाला। फर्स्ट ईयर का बिजनेस क्लास तो मैं बिल्कुल भी नहीं लूंगा, मैं नहीं लेने वाला। लैंसजेन ने कहा, सर पर क्यों सर, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप क्यों नहीं लेंगे? आप ही ने तो कहा था
28 मई को आप बिजनेस क्लास का कंबाइंड क्लास लेंगे, वो भी हिस्ट्री ऑफ कल्टीवेशन वर्ल्ड का। सर आप ही ने तो किया था ना ये, क्या सभी स्टूडेंट्स को अपनी कल्टीवेशन वर्ल्ड की हिस्ट्री जाननी चाहिए, पर सर आप ही नहीं ले रहे हैं। आप लैन कुरैन ने कहा, मुझे तब क्या पता था कि मेरे सारे स्टूडेंट्स गॉड्स लॉर्ड्स निकलेंगे। ओह माय गॉड, आप तो गार्डियन एंजल भी मैं जिस क्लास में पढ़ा था उसी क्लास में है। मैं नहीं ले लूंगा। स्टैन, तुम लो क्लास, जाओ तुम कल्टीवेशन ऑफ हिस्ट्री का क्लास लो, मैं नहीं ले रहा। लैन जी ने कहा, सर ये आपकी क्लास थी, मैं कैसे ले सकता हूँ। ये कहकर लैन ने लैन कुरैन के हाथों को खींचा और कहा, सर चाहिए ना आपकी क्लास से, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। लैन कुरैन ने कहा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। और उस क्लास में, अरे उस क्लास में लॉर्ड है, लॉर्ड बॉसरन, मैं नहीं जाऊंगा। और उसी क्लास में गार्डियन एंजल है, मेरी गर्दन कट जाएगी, मैंने कुछ किया तो और क्या पता एक और कोई गॉड लॉर्ड निकले यहाँ पर, मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। जैन तुम क्लास लो। लैन से ने कहा, सर मैं कैसे ले सकता हूँ। ब्लू फेरी ने कहा, जो मिस्टर चिन है। एक्सक्यूज मी सर, आप डिस्ट्रॉयर और लाइफ को भूल रहे हैं, वो भी उसी क्लास में है। ये सुनकर लैन कुरैन ने कहा, पता है इसलिए नहीं जा रहा, पता चले। डिस्ट्रॉयर ने गुस्से में मेरे पंख जला दिए, मेरे प्यारे पंख मुझे बहुत प्यारे हैं। वैसे भी डिस्ट्रॉयर का टेम्पर हर समय हाई ही रहता है, वो बस लाइफ के लिए सॉफ्ट है, हमारे लिए नहीं। वो मेरे पंख के पीछे पड़े थे, मैंने क्या बिगाड़ा है उनका। वो फेरी ने कहा, सर आपने लाइफ को टाटा जो था वही तो। लैन कुरैन ने घूर के मिस्टर जिन को देखा और कहा, शट अप जिंगी, मुझे पता है, एक तो मैं खुद ही गिल्ट में मरा जा रहा हूँ, मैंने लाइफ को पनिशमेंट दी है। ओह माय गॉड, ऊपर से तुम मुझे डरा रहे हो। जिंगी ने कहा, सर आप इतना क्यों डर रहे हैं। अभी मान लीजिए डिस्ट्रॉयर आपके सामने आ गए तो आप डर जाएंगे, और वैसे भी आप कैसे डर सकते हैं, आप इस एडना हाई यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल हैं सर। लैन कुरैन ने कहा, तुम तो मनहूस बातें जब तक तो बोलते हो, ये मनहूस बातें मत बोला करो। वैसे भी मैं डरा हुआ, मुझे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। डिस्ट्रॉयर मेरे सामने आ गए तो वैसे भी मुझे उनसे डर लगता है। तुम मुझे हार्ट अटैक दिला के मारना चाहते हो, और ये मनहूस बातें मत बोलना मेरे सामने। एक तो पता नहीं कैसे तुम्हारी ये मनहूस बातें सच हो जाती है, मुझे लगता है। और सिजान, मेरे हाथ को छोड़ो, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। ये कहकर लैन कुरैन ने अपने टेबल को पकड़ लिया। लैन सिजान ने कहा, सर आपको तो जाना ही होगा। ये कहकर लैन सिजान ने लैन कुरैन की चेयर को पकड़ा और खींचने लगे। सर हटिए भी, छोड़िए टेबल को, आपको क्लास करना ही होगा, क्लास में जाना होगा, आपकी क्लास है। क्यों तब आपने हिस्ट्री ऑफ कल्टीवेशन क्लास रखा था। चलिए हाँ सर, छोड़िए टेबल को, क्या कर रहे हैं सर, ये आपको शोभा नहीं देता। लैन कुरैन ने कहा, सिजान मैं नहीं जाऊंगा, तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारा प्रिंसिपल हूँ, और मैंने पता नहीं किस मनहूस घड़ी में वो क्लास रखी थी। मेरे ही क्लास में क्यों सारे गॉड्स आते जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये गॉड्स हमारे ही स्कूल में क्यों आ रहे हैं, वो भी इतने सारे गॉड्स। मैं नहीं जाऊंगा। सिजान, मैं तुम्हें प्रिंसिपल के ओहदे से ऑर्डर देता हूँ कि जाओ सिजान, तुम कंबाइंड क्लास लो, वरना क्लास कैंसिल कर दो। मैं नहीं जानता कुछ, मैं क्लास लेने नहीं वाला। लैन सिजान ने कहा, सर मैं ये कैसे कर सकता हूँ, ये आपकी क्लास थी। लैन कुरैन ने कहा, सिजान अगर तुमने मुझसे ज्यादा जबरदस्ती की ना क्लास में जाने के लिए, मैं रिजाइन दे दूंगा प्रिंसिपल की पोजीशन से। मिस्टर जिन, रिजिग्नेशन लेटर टाइप कीजिए। ये सुनकर मिस्टर जिन ने टाइप करना शुरू किया और वो लैन कुरैन को देख रहे थे। उन्होंने कहा, अच्छा लगता है बहुत ज्यादा प्रिंसिपल हमारे डर गए हैं। लैन सिजान ने कहा, सच में बहुत ज्यादा डर गए लगता है। डिस्ट्रॉयर को देखकर तो वो डरे ही थे, पर गार्डियन एंजल को देखकर वो डर गए। वैसे ही मैंने बहुत मेहनत से उन्हें मनाया था कि फर्स्ट ईयर का क्लास लेने के लिए जिसमें डिस्ट्रॉयर है। अब ये मैं अभी नहीं कैसे मनाऊं। सर मेरे पास सुनिए, आप रिजाइन नहीं कर सकते। दूसरी तरफ पूरे क्लास के जो बच्चे हैं वो प्रिंसिपल लैन कुरैन के आने का इंतजार कर रही थी, पर याद है प्रिंसिपल लैन कुरैन कैसे आए, वो डर गए हैं, वो अब नहीं आएंगे क्लास में, ये इन्हें नहीं पता। यहाँ विंग ने अपने पेन को हिलाते हुए कहा, वैसे ये वांगजी कहाँ है। ये कहकर विंग ने अपने बगल वाली सीट को देखा, क्योंकि वो सीट खाली जो था। विंग का रोल नंबर वांगजी के बाद आता है, पर वांगजी आज तो क्लास में आया ही नहीं, इसलिए विंग शायद वांगजी को ढूंढ रहा था। उसकी नजरें वांगजी को ढूंढ रही थी, इसीलिए शायद वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। शायद विंग डिस्ट्रॉयर को मिस कर रहा है। दूसरी तरफ विंग की नजरें दरवाजे की तरफ थी, पर शायद कि किसी की नजरें विंग के ऊपर टिकी थी, जो उस खिड़की से देखा जा सकता था, जो इस बिल्डिंग के जस्ट सामने वाली बिल्डिंग पर
खड़ा था, वो भी पूरे काले लिबास में। उस पर्सन की हालत सही नहीं लग रही थी। शायद एक गिल्ट उसे मारे जा रहा था। सीने में एक अजीब सा दर्द था, जिस दर्द को वो चाह कर भी नहीं मिटा पा रहा था, क्योंकि जिसे वो पाना चाहता है वो उसके लिए किसी सपने की तरह है। पर सपने ज़रूरी तो नहीं सपने सच ही हो जाए। कभी कभी कुछ सपने सपने ही बनकर रह जाते हैं, हम कितना भी उसे पाने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ सपने हमारे औकात से बाहर होते हैं, तो कुछ सपने हम चाह कर भी उसे पूरा नहीं कर सकते। पर शायद जिस्टवार का भी सपना लाइफ है, जो शायद उनके औकात से बाहर नहीं है, पर उसे वो पा नहीं पा रहे हैं। गलतियाँ जो बहुत की हैं उन्होंने, तो ये सपना पूरा कैसे हो सकता था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में द डिशवायर लाइफ ऑफ डार्कनेस के एक और पार्ट के साथ। और अगर आप लोगों को मेरी नॉवल पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का चैप्टर आप सभी को कैसे लगा। बाय बाय।